हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट देख रहे थे और इसके अंदर हमने सेट के टाइप्स देखे थे, जिसके अंदर हमने सेट का एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में देख लिया था और इसके एग्जांपल्स देख लिए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इक्वल सेट के बारे में देखेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारी है क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के ऊपर 8th क्लास रहेगी या फिर 8th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने 7 क्लासेज या 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आप में से यदि किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स कंप्लीट करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे, आपको आज की हमारी यह क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। हमने एम्प्टी सेट के बारे में देख लिया था कि एम्प्टी सेट होता क्या है। A set which does not contain any element is said to be empty set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को क्या तो फाइल से रिप्रेजेंट करते हैं और या फिर करली ब्रैकेट बना के ऐसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये तो किसकी डेफिनेशन थी, एम्प्टी सेट की। और हमने इसके क्या देख लिए थे, एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। उसके बाद हम आए थे फाइनाइट सेट के ऊपर। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ये थी कि ए सेट विच इज एम्प्टी, क्या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर एलिमेंट्स होना वो फाइनाइट हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। ए सेट विच इज एम्प्टी, ए सेट विच इज एम्प्टी, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ए डिफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कंसिस्ट ए डिफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। फिर हमने देखा था कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो जो फाइनाइट नहीं होता फिर वो कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। हमने ये तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ये तीनों एग्जाम्पल भी हमने क्लास के अंदर किए थे। इसके आगे चलते हुए हमने ये एग्जाम्पल 6 के कंप्लीट 4-5 क्वेश्चन यहां पे क्लास में किए थे। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आज जो हमारा नया टाइप है वो है इक्वल सेट। वो कौन सा है, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय। समान समुच्चय। इक्वल सेट्स कौन से सेट होते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक सेट ए है, एक सेट क्या है, ए, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ये हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। आपके पास कोई दूसरा सेट बी है, उसके अंदर भी एलिमेंट है ये सी ए बी। क्या इन दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, क्या काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने से इक्वल सेट नहीं बनता। जैसे मान लो आपके पास कोई दूसरा सेट है सी, उसके अंदर है 1 2 3 4। आपके पास कोई दूसरा सेट है डी, उसके अंदर एलिमेंट है आपके पास ई एफ जी एच। इसके अंदर भी कितने हैं 1 2 3 4, इसके अंदर भी कितने हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनके अंदर भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनके अंदर भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने से इक्वल सेट्स नहीं बनते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एवरी एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अंदर ए है, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर भी बी है, इसके अंदर सी है, इसके अंदर भी सी है,
और इसके अंदर डी है, इसके अंदर भी डी है। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एवरी एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। और इक्वल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है, तो सी डज नॉट इक्वल टू डी। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होगी? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड every element of the set B are elements of set A, then these two sets are said to be equal sets। यानी कि A और B आपके पास कोई दो सेट हैं, तो A का प्रत्येक एलिमेंट B का एलिमेंट होना चाहिए, साथ में B का प्रत्येक एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए? A का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। और इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस नोटेशन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? तो जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है डेफिनेशन। तो और देखते हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, देखते हैं टू सेट्स, उसने दो सेट लिए ए और बी, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, देन वी राइट ए इज इक्वल टू बी। और अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज द सेट्स आर टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? अनइक्वल सेट कहलाएंगे, और दोनों आपस में क्या नहीं होंगे? इक्वल। ऊपर देखते हैं, आपके पास कोई भी दो सेट हैं, गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ every element of A is also an element of B, A का प्रत्येक एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए? B का। एंड if every element of B is also an element of A, और B का प्रत्येक एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए? A का, then these sets are said to be equal। Clearly two sets have exactly the same elements, यानी कि कुल मिला के दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं, तो वे दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। यहां तक सबको क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको उसने एक सेट दिया, वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक सेट दिया उसने ए, वो कहना चाहता है ए के अंदर एलिमेंट ले लो 1 2 3 4, बी के अंदर वो कहना चाहता है 3 1 4 2। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं या नहीं। अब आपको बुक वाले ने दो सेट दिए, एक सेट ए दिया और एक सेट बी दिया। अब हम चेक करेंगे क्या दोनों सेट इक्वल सेट है नहीं है। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं होते तब तो हम यहीं पे बोल देते हैं कि दोनों सेट कैसे नहीं है? इक्वल सेट नहीं है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं? इक्वल सेट। और ये तो हम पहले देख चुके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते समय रोस्टर फॉर्म के अंदर उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया जाता। एलिमेंट्स को अगर आगे पीछे करके लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये बात क्लियर है। तो एग्जांपल फर्स्ट आपको क्लियर है क्या? एग्जांपल फर्स्ट तो हमें क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड बोलता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। आपको एक ए सेट बनाना है, ए सेट बनाना है। तो बोलता है ए सेट के अंदर फिर एलिमेंट बताऊं कैसे लेते हो? बोलता है बताते हैं, रुको। ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, यानी 6 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है ना उनका सेट बनाना है। 6 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है उनका सेट बनाना है। तो लो भाई, 6 से छोटा एक 2, एक 3 और एक 5, ये तीन ही प्राइम नंबर हैं 6 से छोटे, 2 3 एंड 5। क्या 6 से छोटे तीन ही प्राइम नंबर है क्या? 2 3 एंड 5 तीन ही है। आगे चलते हैं। फिर बोलता है कि एक सेट पी बनाओ। एक सेट क्या बनाओ? पी।
ठीक है, पी बनाने की कोशिश करते हैं। बोलते पी के अंदर जो एलिमेंट्स लोगे ना वो प्राइम फैक्टर लोगे। क्या लोगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 के आपको 30 के प्राइम फैक्टर लेने हैं। थर्टी के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2, 3 और 5। 2, 3 एंड 5। बिल्कुल 30 के प्राइम फैक्टर भी यही आएंगे, उसको तो पी सेट बना दिया। 6 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5 आएंगे, 2, 3, 5 बना दिया। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको एकदम क्लियर है? अब चेक करो, क्या इसके अंदर 3 एलिमेंट है? 1, 2, 3। इसके अंदर भी 3 है। क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है? क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देन ए एंड पी आर इक्वल सिंस 2, 3, 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड आल्सो दीज आर लेस देन 6। तो वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको समझाने की क्या की है। यहां तक सबको क्लियर है? तो एम्प्टी सेट क्या होता है हम ये देख चुके हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है हम ये देख चुके हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है हम ये देख चुके हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं हम ये देख चुके हैं। और सबके हम क्या समझ चुके हैं? एग्जांपल। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस नोट के अंदर देखते हैं क्या लिखता है। A set does not change if one or more elements of the set are repeated। वो ऐसे कहना चाहता है कि यदि सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट कर जाता है तो वो सेट सेम ही सेट रहते हैं। जैसे ए के अंदर एलिमेंट है ये 1, 2, 3 और बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2, 2, 1, 3, 3। वैसे तो मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म के अंदर कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का जनरली रिपीटिशन नहीं होता अगर 2 2 बार नहीं लिखते। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने ये देखा था कि सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का जनरली रिपीटिशन नहीं होता है। अगर मान लो किसी केस में हो भी जाए, जनरली नहीं होता है। देखो उसने यहां पे भी लिखा है, देखो साफ लिखा है उसने यहां पे, That is why we generally do not repeat any element in describing a set। जनरली हम यूज नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर हो जाता है तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट ही हैं, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, और 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। तो कहीं आप ऐसे देखो कि ये इक्वल सेट नहीं है, ये दोनों इक्वल सेट ही हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो उसने साफ लिखी है, That is why we generally do not repeat element in describing a set। जनरली हम एलिमेंट्स को रिपीट करते ही नहीं है। हाँ, अगर मान लो किसी केस में ऐसा हो जाता है तो ये दोनों सेट आपस में क्या रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे। और ये नोट लगाते हुए आप लिख लें, ये नोट लगाते हुए आप लिख लें। आगे कंटिन्यू करें, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 7 की तरफ चलते हैं। आपके 6 एग्जाम्पल तक हम कवर कर चुके हैं, अब चलते हैं 7 और 8 एग्जाम्पल्स की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 1.2। मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल, हर एक डेफिनेशन, हर एक नोट समझाने की कोशिश की है। और अब चलते हैं 7 एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7, इधर देखो, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजंस। आपको बुक वाले ने 5 सेट्स दिए हैं, ए बी सी डी ई। फिर वो कहना चाहता है कि चेक करो इनमें से कोई इक्वल सेट है या फिर इक्वल सेट नहीं है। 5 सेट दिए हैं, ए बी सी डी ई। हमको चेक करना है इनमें से कोई इक्वल सेट है या नहीं है। चेक करते हैं, पहले तो जो जो सेट दिए उनको लिख लेते हैं। ए सेट उसके अंदर दिया है, एक एलिमेंट है कौन सा? 0। एक एलिमेंट कौन सा है? 0। बी सेट जो उसने दिया है ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है? ध्यान से देखो, उसने जो बी सेट दिया है, ये बी सेट ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी के बारे में वो बोलता है कि एक्स जैसे एलिमेंट जाएंगे। ठीक है भाई, एक्स जैसे चले जाएंगे। एक्स के बारे में बताओ तो सही, एक्स कैसा है?
ठीक है, वो बोलता है बताते हैं। x 15 से बड़ा है, एक तो वो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 15 है, साथ में x लेस देन 5 भी है, x 15 से बड़ा भी है और x 5 से छोटा भी है। x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। कोई ऐसी डिजिट है क्या जो 15 से बड़ी भी हो और 5 से छोटी भी हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा नंबर है क्या जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से लेस देन भी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इस बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा क्या? इस बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा और इसको हम खाली बना के छोड़ देंगे, और या फिर इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? 5 से। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? सी सेट बनाते हैं। सी सेट उसने जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर से उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल सेट पहचानने के लिए हमें रोस्टर फॉर्म में सेट पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स को कब काउंट कर पाओगे? जब वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा। मैं चाहता हूं कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने मैं फाइंड करना चाहता हूं, इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने मैं देखना चाहता हूं। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर पता कर पाओगे, रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग किस में इजी है? रोस्टर फॉर्म में इजी है, सेट बिल्डर फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में इजी है। इसीलिए हम एक काम कर रहे हैं, ये जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए सेट है ना, इनको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, करते हैं कन्वर्ट। सी सेट बनाने की कोशिश करते हैं। बोलता है सी में एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, एक्स के जैसे चले जाएंगे। बोलता है फिर एक्स है कैसा? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है? बोलता है कि एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को जो x सेटिस्फाई करेगा वो इस c के अंदर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 5। तो c के अंदर कौन जाएगा? 5। सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, एक ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही एक ही सेटिस्फाई हो रही है। 5 रखने पे तो 5 माइनस 5 0 होगा, कोई और थोड़ी ना सेटिस्फाई कर पाएगा। कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे चलते हैं, डी सेट को बनाने की कोशिश करते हैं। डी सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में ही है। चलते हैं। डी में बोलता है कि एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, एक्स के जैसे चले जाएंगे। तो बोलता है कि एक्स कैसे है, कौन है फिर एक्स? तो बोलते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एक्स जाएंगे डी के अंदर। एक्स स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 25 को जो एक्स सेटिस्फाई करेंगे वो इसके अंदर जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 5 और एक माइनस 5। ये हमने बना दिया डी सेट। ए सेट को रोस्टर फॉर्म में बदल दिया, बी सेट को रोस्टर फॉर्म में बदल दिया, सी को रोस्टर फॉर्म में बदल दिया, डी को, इसको चाहे 5 से डिनोट कर दो चाहे इससे कर दो, एक ही बात है। बोलता है लास्ट सेट और बचा ई, इसको और बदल के दिखा दो मुझे एक बार। अभी तो सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी तो हम देखेंगे कि इक्वल सेट है या नहीं है। अभी तो सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म से उनको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे कि ये इक्वल सेट है या फिर इक्वल सेट नहीं है। तो एक बार कोई नहीं देखते हैं, ई के बारे में पढ़ते हैं। बोलता है ई भी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा है, ये लो। बोलता है एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, एक्स के जैसे चले जाएंगे। बोलता है फिर एक्स है क्या? तो बोलता है रुको सुनो, एक्स इज ए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो आपको एक इक्वेशन दी है ना, इसका रूट है एक्स, इस इक्वेशन का रूट है, लेकिन रूट भी कौन सा? पॉजिटिव इंटीग्रल। रूट भी कौन सा? पॉजिटिव इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? बिल्कुल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं? 2 रूट आते हैं। रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले दी गई इक्वेशन को कंपेयर किससे करना है? इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दी गई इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहां पे एक्स स्क्वायर तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1। b की वैल्यू कितनी आएगी? x तो b की वैल्यू कितनी? -2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15। तो बोलता है कंपेयर तो कर दिया, कंपेयर कर दिया, लेकिन रूट थोड़ी ना आ गए। तो बोलता है रूट आ जाएंगे, भी वेट करो। रूट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो,
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला तो भाई याद ही रखना होगा, मैंने भी याद कर रखा है, आपको भी याद रखना होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो, इससे क्या निकल के आ जाएंगे रूट। तो ठीक है, पुट कर देते हैं भाई, तो यहां पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू पुट करनी है, तो b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस कर दें क्या, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, उसके बाद माइनस माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -15, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इधर कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1। यहां तक सबको क्लियर। और अभी किधर सॉल्व करें, ये फॉर्मूला हटा दें क्या, ये फॉर्मूला हटा दें, ये एक बार अगर आपने नोट कर लो एक बार इस फॉर्मूले को नोट कर लो, इस फॉर्मूले से हमने वैल्यू पुट की, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए ना। इधर देखो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 4 64 अपॉन 2 x इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 अपॉन 2। तो एक बार तो x में क्या ले लेंगे 2 प्लस 8 अपॉन 2, और एक बार x में कितना ले लेंगे 2 माइनस 8 अपॉन 2, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। तो इधर तो कितना आएगा 10 अपॉन 2, और इधर कितना आएगा -6 अपॉन 2, इधर तो आएगा 10 अपॉन 2 और इधर कितना आएगा -6 अपॉन 2। और इसको जब आप सोल्व करोगे 10 अपॉन 2 को, तो ये तो कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा -3, ये तो कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा, यहां तक सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, ये आएगा 5 और ये कितना आएगा -3। वो बोलता है कि 2 रूट आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है 5 और एक रूट आ रहा है -3, क्या दोनों ले लें, क्या बोलता है रुको रुको, दोनों नहीं लेने, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल। तो -3 पॉजिटिव है या 5 पॉजिटिव है 5, इसमें सिर्फ कितना आ जाएगा 5। अभी तक तो हमने इन 5 एग्जाम्पल्स को जो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हुए थे, उन पांचों को कन्वर्ट कर दिया कौन सी फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सेट इक्वल सेट हैं या इक्वल सेट नहीं है। तो पहली बात तो ये रूट फाइंड करने आ गए क्या सभी को, इनका स्क्रीनशॉट ले लें सब। ये रूट कैसे फाइंड करते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब आपको और डिटेल से समझाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक बार अपने प्रीवियस नॉलेज से इसको ध्यान में रखें, और एक बार इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर ले। मैंने फिर भी आपको समझाने की यहां पे क्या की है, कोशिश की। आगे चलते हैं। अब चेक करते हैं इक्वल सेट। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ए सेट बी सेट के इक्वल है क्या, क्या ए मेरा सेट बी सेट के इक्वल है क्या। ए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, एक। बी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है क्या, ए के अंदर तो 0 है, क्या बी के अंदर एक भी एलिमेंट है क्या, नहीं। तो ए सेट बी के इक्वल है क्या, ए सेट मेरा बी के तो इक्वल नहीं है। चेक करते हैं ए सेट मेरा सी के इक्वल है क्या। ए में एलिमेंट कितना 0, सी में एलिमेंट कितना 5, क्या दोनों में सेम एलिमेंट है क्या, नहीं। तो ए मेरा किसके इक्वल नहीं है, सी के भी इक्वल नहीं है। ए को चेक करते हैं डी के इक्वल है क्या। ए में मेरा एक एलिमेंट 0 और डी में मेरे दो एलिमेंट 5 और -5, तो क्या मेरा ए डी के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। ए को चेक करते हैं ई के इक्वल है क्या। ए में मेरा एक एलिमेंट 0 और ई में मेरा एक एलिमेंट 5, क्या इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये तो मेरा इक्वल नहीं है। अब चेक करते हैं दूसरा, बी से चेक करते हैं, बी से पेन चेंज कर लेते हैं। मैं चेक करना चाहता हूं क्या मेरा बी सी के इक्वल है या नहीं है, क्या मेरा बी सी के इक्वल। बी में मेरा एक भी एलिमेंट नहीं है, सी में मेरा एक एलिमेंट है 5, तो क्या मेरा बी सी के इक्वल होगा,
नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, डी के इक्वल है क्या? बी में मेरा एक भी एलिमेंट नहीं है, डी में मेरे दो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो क्या मेरा बी डी के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्या मेरा बी ई के इक्वल है क्या? चेक करते हैं। बी में मेरा एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, ई में मेरा एक एलिमेंट है, इक्वल नहीं होगा, बात खत्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। समझ में आ गई? आगे चेक करते हैं, ई को चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं, डी के इक्वल है या नहीं है। सी को डी के इक्वल, सी में मेरा एक एलिमेंट, डी में मेरे दो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है नहीं है, तो सी भी मेरा डी के इक्वल नहीं है। सी को चेक करते हैं, ई के इक्वल, सी में मेरा एक एलिमेंट, ई में भी मेरा एक एलिमेंट, सी में मेरा एक एलिमेंट 5 और ई में भी मेरा एलिमेंट 5, ये मेरे इक्वल है। सी और मेरे ई सेट आपस में क्या है? इक्वल है। सी और ई सेट मेरे आपस में इक्वल है। एक बार डी को चेक कर लेते हैं, क्या मेरा डी ई के इक्वल है क्या? क्या मेरा डी ई के इक्वल है? चेक करते हैं। डी में मेरे दो एलिमेंट और ई में मेरा एक एलिमेंट, इक्वल नहीं है। तो मतलब इन सारे सेट्स में से सिर्फ दो सेट आपस में इक्वल हैं, वो भी कौन कौन से? सी सेट इक्वल है किसके? ई सेट के। सिर्फ और सिर्फ सी सेट किस सेट के इक्वल है? ई सेट के इक्वल है। मैंने सबसे पहले सारे सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर जो सेट दिए हुए थे उनको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक एक को इस प्रकार से देखा कि इक्वल सेट है या नहीं है, और मेरे सामने आया कि सिर्फ दो सेट आपस में इक्वल है, सी और ई। एक बार इससे भी पढ़ के देख लेते हैं। उसने साफ कहा है कि सिर्फ सी और ई सेट आपके क्या हैं? इक्वल। सिर्फ सी और ई सेट आपके क्या हैं? इक्वल हैं। आपका ए सेट बी के भी इक्वल नहीं है, आपका ए सेट सी के भी इक्वल नहीं है, आपका एक ए डी के इक्वल नहीं है, आपका ए ई के इक्वल नहीं है। वही बात हमने लिखी है। आपका बी सी के इक्वल नहीं है, आपका बी डी के इक्वल नहीं है, आपका बी ई के इक्वल नहीं है। हमने भी यही लिखा है, बी सी के इक्वल नहीं, बी डी के इक्वल नहीं, बी ई के इक्वल नहीं। वो कहना चाहता है आपका सी डी के इक्वल नहीं है, हमने भी यही लिखा है, सी डी के इक्वल नहीं है। वो बोलता है सी ई के इक्वल है, हमने भी यही लिखा है, सी किसके इक्वल है? ई के। वो आगे कहना चाहता है कि आपका डी भी ई के इक्वल नहीं है, और हमने भी वही लिखा है कि हमारा डी भी किसके इक्वल नहीं है? ई के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल 7 क्या होता है? यहां पे कंप्लीट। तो कोई भी आपको कोई दो सेट दें और बोलें कि उनको इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ये टेस्ट करके बताएं। तो सबसे पहले अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले उनको रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करें? कन्वर्ट करें। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने के बाद चेक करें कि वो सारे एलिमेंट सेम है क्या? एग्जैक्टली सेम है क्या? हाँ, ऑर्डर आगे पीछे हो वो एक अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए? सॉरी, नंबर एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए? सेम। अगर नंबर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। तो एग्जाम्पल 7 मेरी तरफ से क्या है? कंप्लीट है। चलें एग्जाम्पल 8 की तरफ। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में उसने कंप्लीट अच्छे से नहीं बता रखा है। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार हमारी क्लास को लाइक करें और कमेंट करें, अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एक बार हमारी क्लास को सभी। अब चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में उसने दो क्वेश्चन दिए हैं, एक ये और ये एक। वो चेक करना चाहता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं या फिर सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट आप खुद से करना, घर से। ये आपका होमवर्क है, ये फर्स्ट इजी है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे आप। ये आपका होमवर्क है। सेकंड वाला मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नोट करें फर्स्ट को। सेकंड के बारे में बोलता है कि मैंने एक सेट ए दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, दूसरा सेट बी दिया है, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो पहले तो भाई रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ए और बी को। लो भाई, ए और बी को पहले रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो बोलता है कि एन के जैसे एलिमेंट जाएंगे, तो मैं बोलता हूं चाहे एन के जैसे जाओ, चाहे एक्स के जैसे जाओ, चाहे वाई के जैसे जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस एन के बारे में बताओ कि ये एन क्या है। तो वो बोलता है कि एन पहली बात तो जेड से बिलोंग करता है। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर है जेड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो जेड सेट होता है ना, वो किसका सेट होता है? इंटीजर्स का। तो उसने पहली बात तो बोला है कि जो एन है ना, वो एक जेड में बिलोंग करता है।
जेड में बिलोंग करने का मतलब है कि n एक इंटीजर है। अगर आपको इस जेड का मतलब नहीं पता कि जेड एक इंटीजर्स का सेट है तो आप ये एग्जांपल नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो जेड होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है। तो पहली बात तो बुक वाला बोलता है कि जेड इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, आगे देख लेंगे। एन स्क्वायर है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। आपको इसके अंदर वो एन डालने हैं जो इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई। एक बार मैं एन की वैल्यू 0 ले लेता हूं। एन की वैल्यू कितनी लेता हूं, 0, और 0 का मुझे स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। क्या ये लेस देन 4 है क्या, बिल्कुल लेस देन 4 है। 0 का स्क्वायर लेस देन 4 है। क्या मेरा 0 इंटीजर भी है क्या, तो मेरी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 मेरा इंटीजर भी है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 मेरा इसके अंदर जाएगा। आगे देखते हैं। एन की वैल्यू में एक बार 1 ले लेता हूं, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1, और 1 मेरा 4 से लेस देन है क्या, बिल्कुल। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 मेरा इंटीजर भी है और इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो इसके अंदर 1 भी जाएगा, कॉमा। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। n की वैल्यू ले ली 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो क्या 4 मेरा 4 के इक्वल भी है क्या, देखो उसने इक्वल का साइन भी लगाया है। अगर वो इक्वल का साइन नहीं लगाता तब तो हम 2 नहीं लेते भाई। अगर वो इक्वल का साइन नहीं लगाता तो 2 मेरा इंटीजर भी है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 इसमें मेरा जाएगा। एक बार 3 को और ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या मेरा 9 4 से लेस देन या इक्वल है क्या, यहां पे गड़बड़ है। तो पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि n मेरा इंटीजर है, लेकिन मेरी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और उसने साफ कहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या 3 लोगे क्या, 3 नहीं लेंगे। n इज इक्वल टू -1 लेते हैं एक बार के लिए। n इज इक्वल टू कितना लेते हैं, -1। -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1। और क्या मेरा 1 4 से लेस देन है क्या, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। -1 मेरा इंटीजर भी है और इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो इसके अंदर जाएगा -1। -1 भी जाएगा, इधर लगा दो ये। -2 लेते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी लेते हैं, -2। तो -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 4 मेरा 4 के इक्वल है। तो -2 मेरा इंटीजर भी है और दूसरी कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इसके अंदर ये एक बार थोड़ा सा इधर लिख दो, जगह कम पड़ गई थोड़ी सी। तो इसमें मेरा -2 भी जाएगा, और -2 जाएगा तो ए सेट बनेगा मेरा, ये ए सेट बनेगा मेरा। ये पहली बात तो ए सेट को हमने कैसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये कहानी समझ में आ गई कि आपको, कि कैसे हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म से कौन से फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, आसानी से समझ में आ गई। अब बी को और कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। बी को और कन्वर्ट करते हैं, इनको हटा दूंगा इस सबको। बी को कन्वर्ट करते हैं भाई। तो बोलता है कि बी के अंदर एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है चले जाएंगे, एक्स के जैसे चले जाएंगे। फिर वो बोलता है कि एक्स मेरा आर सेट में बिलोंग करना चाहिए। आर कौन सा सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है यार। आर कौन सा सेट होता है, रियल नंबर का। तो वो बोलता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए मेरे एक्स, किसको, इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे क्या निकालने होंगे, रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का एक तो तरीका वही, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तरीका तो वो। एक तरीके में हम क्या करते हैं, इस बीच वाले के फैक्टर करते हैं। इस बीच वाले के हम ऐसे फैक्टर करते हैं, -2x माइनस x। हमने इस बीच वाले के ऐसे फैक्टर किए कि इनको अगर हम ऐड करते हैं तो -3x आएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ये 2x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके देखो, -2x को -x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2x स्क्वायर आ रहा है ना, तो मतलब हमने इसके सही फैक्टर किए हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x। अगर मैं x इनमें से कॉमन लूं तो इधर तो बचेगा x, उधर कितना बचेगा, -2। अगर मैं इनमें से -1 कॉमन लूं तो इधर कितना बचेगा, x, इधर कितना बचेगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब मैं x -2 को फिर से कॉमन ले लेता हूं। x -2 को मैं फिर से कॉमन लूंगा तो इधर तो बचेगा कितना, x, और इधर कितना बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो मैं x -2 को किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के,
और एक बार मैं x माइनस 1 को किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के। तो यहां से तो x मेरा कितना आएगा 2 और यहां से मेरा x कितना आएगा 1। अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना। अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप इस फॉर्मूले में क्या रख देना, वैल्यू x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक 2 निकल के आएगा और एक कितना निकल के आएगा 1। तो दोनों इसमें चले जाएंगे 2 और 1 बिल्कुल। तो हमने ए सेट को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में, बी सेट को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। अब चेक करते हैं क्या ये इक्वल सेट है क्या। हमें क्लियर ही नजर आ रहा है कि ये इक्वल कहां से होंगे, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, इसमें 2 एलिमेंट है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है तो दोनों सेट आपस में कहां से इक्वल होंगे, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट नहीं है। और चेक कर लेते हैं बुक वाले के भी यही आ रहे हैं क्या, क्या बुक वाले के बी सेट में 2 एलिमेंट 1 और 2 आ रहे हैं क्या, 1 और 2, और हमारे भी कितने हैं 1 और 2। ऑर्डर अलग अलग लिख दो, आगे पीछे करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भी 1 और 2 आ रहे हैं, इसके भी कितने आ रहे हैं 1 और 2। क्या ए सेट वाले के -2 -1 0 1 2 आ रहे हैं, बिल्कुल। हमारे भी -2 -1 0 1 2 आ रहे हैं। तो ये दोनों सेट आपस में कैसे सेट नहीं है, ए और बी आर नॉट इक्वल सेट, ए और बी आर नॉट इक्वल सेट। और अगर आपको ये रूट फाइंड करने नहीं आए हैं तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आराम से उत्तर आ जाएंगे। और ये किस प्रकार से हमने रूट फाइंड किया, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इसको कि किस प्रकार से इसके क्या फाइंड किए जाते हैं, रूट फाइंड किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 8 भी यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे घर से और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सभी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं सभी बताएंगे हम इसका आंसर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, ठीक वैसे ही नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन करवाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं, साथ में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी एनसीईआरटी चलती है। हम हमारी क्लासेस के अंदर आपके कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको चीजों को रटवाने की कोशिश करते हैं। आप इन फ्यूचर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वीडियोस को हमेशा याद रखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेंगे, बिल्ड रहेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जाते जाते क्या करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।